नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर 2 में तेल कूटनीति के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल कूटनीति के प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होने लगे। इस युद्ध काल में मध्य पूर्व में पश्चिमी शक्तियों की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इजराइल के मित्र राष्ट्रों को तेल निर्यात करना बंद कर दिया गया। अनेक राज्यों को निर्यात की मात्रा कम कर दी गई। तेल की कीमतों में आशातीत भारी वृद्धि कर दी गई। अक्टूबर-दिसंबर 1973 के मध्य तेल की कीमतें 2 बार स्वतः बढ़ा दी गई, जिससे आयातक राज्यों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। एक वर्ष में अरब क्रूड तेल की कीमत $2.591 बैरल से बढ़ाकर $11.651 प्रति बैरल कर दी गई और ये कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी। इस युद्ध के प्रारंभ होने के 13 दिन के भीतर ही संयुक्त राज्य अमेरिका व मध्य पूर्व के मध्य संबंध अत्यधिक कटु हो गए और लीबिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, आबू धाबी व ओमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा हॉलैंड को तेल निर्यात पर सर्वथा रोक लगा दी, जो मार्च 1974 तक यथावत बनी रही। ईरान पहले तेल युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ और उसने अन्य अरब राज्यों की प्रार्थना पर भी तेल स्थगन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी, परंतु बढ़ी हुई कीमतों को कम करने में वह भी सहमत नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वतः ही युद्ध का भागी बन गया। तेल उत्पादन व कीमतों में युद्ध जारी रहा, जिससे छोटे बड़े सभी औद्योगिक राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उस तेल युद्ध के जबरदस्त दबाव के सम्मुख झुक गए। अर्थात सभी बड़े राज्यों ने तेल प्राप्ति हेतु अपने अपने हितों की रक्षार्थ अपनी विदेश नीति को अरब पक्ष में घोषित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्धारंभ के 13वें दिन ही कह दिया कि यदि इजराइल अब नया युद्ध करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। यूरोप में नाटो राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता किए बिना ही अरबों का समर्थन कर दिया। यूरोपीय साझा बाजार के 9 राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों के समर्थन में इजराइल से 1967 के युद्ध में अधिकृत की गई भूमि लौटाने की मांग की। पश्चिमी जर्मनी व जापान ने इजराइल के मित्र होते हुए भी अपनी विदेश नीति अरब पक्ष में घोषित कर दी। ऐसा शायद इसलिए संभव हो गया कि बढ़ी हुई कीमतों में तेल का सैन्य प्रयोग के अतिरिक्त भंडारण कठिन हो गया था और सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था अल्पकाल में ही अस्त व्यस्त होने लग गई थी। किसिंजर ने ये आशा व्यक्त की कि यदि ये संकट टाला नहीं गया तो 1930 की मंदी के बाद विश्व एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा और मंदी से टूट जाएगा। प्रसिद्ध तेल विशेषज्ञ एडलमैन ने तो यहाँ तक कहा कि यदि अरब राष्ट्र किसी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं करते तो आर्थिक सुरक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। ऐसी स्थिति में अल्जीरिया व ईरान ने यह धमकी दी कि तेल उपभोक्ता राज्य कोई नीति निर्धारित कर उन पर जितना दबाव डालेंगे वे राज्य बदले में उतना ही कम तेल पाएंगे। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि अरबों ने मित्र राष्ट्रों को तेल निर्यात जारी रखा था
परंतु बढ़ी हुई कीमतों ने उन्हें भी ध्वस्त श्रेणी में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। भारत का 1973 का तेल आयात 41.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1974 में 135 करोड़ डॉलर का तथा श्रीलंका का आयात 6 करोड़ डॉलर से बढ़कर 22 करोड़ डॉलर का तथा पाकिस्तान का 22.6 करोड़ डॉलर हो गया। जापान मध्य पूर्व से अपनी आवश्यकता का 8.1% आयात करता था, जिसका मूल्य लगभग 530 करोड़ डॉलर था। अब उसे 15 अरब डॉलर देना पड़ रहा था। इससे जापान की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होने लगी। औद्योगिक देशों पर तेल के मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। 60 के दशक में औद्योगिक देशों की विकास दर 5.1% थी। 70 के दशक में वह 3.0, 80 में 3.1 तथा 90 के दशक में 2.1% रह गई। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 1973 की मूल्य वृद्धि ने औद्योगिक देशों को करारा झटका दिया था, जिससे वे आज तक संभल नहीं पाए। यद्यपि तेल शस्त्र का प्रयोग विकसित राष्ट्रों के प्रति था, किंतु व्यवहार में विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्र इससे अधिक प्रभावित हुए। लगभग लगातार घाटे की स्थिति में रहने वाले इन राष्ट्रों के लिए तेल में हुई थोड़ी सी मूल्य वृद्धि ने पर्याप्त हानि पहुंचाई। बढ़ते हुए उर्वरक और तेल के दाम से इन राष्ट्रों के कृषि या उद्योग प्रभावित हुए। ओपेक राष्ट्रों की अतिरिक्त आय से विश्व मुद्रा संस्थान में संकट उत्पन्न होने लगा। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार ओपेक राष्ट्रों की आय 1974 में 23 दिसंबर को निर्धारित मूल्यों के आधार पर 95,210 मिलियन डॉलर थी। यदि इस आय की तुलना इन राष्ट्रों की मांग एवं खपत की दृष्टि से की जाए, जो लगभग 3,000 से 3,500 मिलियन डॉलर है, तो लगभग 60,000 से 65,000 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा अतिरिक्त के रूप में होगी, जो कि विश्व मुद्रा संस्थान को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। विश्व बैंक के अध्यक्ष मैकनामारा ने यह स्वीकार किया कि यदि इस राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो विश्व मुद्रा संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रोफेसर पेनरोज के अध्ययन के अनुसार अल्जीरिया, ईरान या इराक के पास अतिरिक्त मुद्रा को व्यय करने की समस्या नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र या तो घरेलू विकास पर व्यय करना चाहते हैं या फिर सैनिक सामग्री की खरीद पर। वस्तुतः मध्य पूर्व के तेल उत्पादक राज्यों को तेल से सर्वाधिक धन मिला और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में भी वे ही अग्रणी हैं। अर्थात नवीन शस्त्रास्त्र खरीद पर मध्य पूर्व के राज्यों के प्रतिरक्षा बजट करोड़ों से अरबों डॉलर के हो गए। खाड़ी के राज्यों में ईरान का शस्त्रीकरण अभियान बहुत तेज था। पिछले एक दशक में उसका प्रतिरक्षा बजट 35 से 40 गुना बढ़ा, जो मध्य पूर्व के राज्यों के प्रतिरक्षा बजटों में सर्वाधिक है। सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात आदि राज्य शस्त्र प्रतिस्पर्धा में अग्रणी हैं। अरब इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इन राज्यों को पश्चिमी व पूर्वी शक्तियां ऐसे घातक हथियार देने लगी जो विश्व के अन्य विकासशील राज्यों को प्राप्त नहीं है। संक्षेप में, इस मूल्य वृद्धि से ओपेक देशों को भारी लाभ हुआ। अक्टूबर 1970 के मूल्यों के आधार पर तेल निर्यात करने वाले देशों को 65 अरब डॉलर प्रतिवर्ष आय हुई। इसके बाद की वृद्धि से जुलाई 1979 के मूल्यों के आधार पर उनको प्रतिवर्ष 225 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय हुई। इस आय ने इन देशों को मालामाल कर दिया और खनिज तेल सोने से भी अधिक धनवान बनाने वाला और शक्तिशाली साधन साबित हुआ। अनेक निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए। अब ये देश ऋण देने वाले देशों में अग्रणी हो गए। धन्यवाद।